चलिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखो, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जर्नली होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं आता। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें जनरली ये 2 पार्ट पूछ लेते हैं, ए और बी, 3-3 नंबर। पर फिलहाल स्कूल में यूटी या फर्स्ट टर्म में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकते हैं बेटा, ठीक है। और हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 6 मार्क्स में। अब मतलब क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? एक्चुअली में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक टर्म है जो कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करती है। किन बातों को रिप्रेजेंट करती है ये? हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। किसकी प्रॉब्लम थी? लो प्रोडक्टिविटी। अब इस लो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेंशन रहा भारत में, या सबसे बड़ी खोज रही, वो रही ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या करा जाता था? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया जाता था। अब ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है क्या? मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, दोबारा दे रहा हूँ। भाई सभी लोगों के घर में जब नवरात्रे होते हैं तो हम लोग जॉब होते हैं, होता है ना बेटा, आपके भी होता हो शायद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, इनफैक्ट हम भी क्या करते थे, बाजार से जौ का पैकेट खरीदा और ऊपर वो मिट्टी में जौ ऊपर से गिरी, पानी गिर दिया और छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ पे जौ भी इतनी थी, अब छितरी छितरी सी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बहुत अच्छे से नहीं। मैं अपनी बहन के यहाँ गया तो मैंने उसके यहाँ देखा, उसके यहाँ पे जौ इतनी बड़ी है, पूरी घनी, मतलब ऐसे समझो जैसे सिर के गले बाल होते हैं ना कि गैप नहीं दिख रहा। तो मैंने उससे पूछा इसका कारण क्या है, तो उसने मुझे बताया, भैया हम तो क्या करते हैं, रात को जो है ना जौ पानी में भिगो के रख देते हैं, अगले दिन होता क्या, वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जब हम उसे बोलते हैं ना तो वो जल्दी उगती है, और जनरली जितने जौ के सीड हमने गेले होते हैं वो सारे सीड पौधे में कन्वर्ट होते हैं। यही है हाई यील्ड वैरायटी सीड एक तरीके का। एक तरीके का ये कुछ प्रोसेस सीड होता है। अब नॉर्मल सीड में हाई यील्ड वैरायटी सीड में डिफरेंस क्या है? रेट और मतलब विडथ। हाई वैरायटी सीड में और नॉर्मल सीड में फर्क क्या है? अब जैसे नॉर्मल सीड हमने खेतों में गेरे, 100 सीड गेरे, तो उन 100 में से 10, 15, 20 सीड फसल में कन्वर्ट होंगे। हाई यील्ड वैरायटी सीड में क्या है, हमने 100 सीड गेरे खेतों में, तो 100 में से 95, 96, 90 सीड इसमें कन्वर्ट होंगे, फसल में कन्वर्ट होंगे। तो यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड अगर हम यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? एटलीस्ट 5 to 6 टाइम प्रोडक्शन बढ़ेगा। पर एक प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसे समझो, ये जो जौ है कच्ची थी जो, क्या उसे कीड़े आराम से खा सकते थे? कच्ची जौ को नहीं, लेकिन वो जो पानी में भीगी हुई प्रोसेस जो थी, क्या उसे वो आराम से खा सकते थे? तो बेटा ये जो हाई वैरायटी सीड होते हैं ना, ये कौन पेस्ट इन्हें अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, ये डर रहता है कि भाई कीड़े हमारी फसल को नाश न कर देंगे। तो जब हम हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज करते हैं तो हमें कई टाइम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। कौन से फर्टिलाइजर? वो भी केमिकल फर्टिलाइजर। तो इन तीन के कॉम्बिनेशन से हाई यील्ड वैरायटी सीड, बहुत सारा फर्टिलाइजर और बहुत सारा पेस्टिसाइड, इन तीन के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी की, वो बिल्कुल दूर हो गई और एकदम से प्रोडक्शन 5 टाइम्स बढ़ गया। ऐसे मानो एक खेत जहां 100 बोरी गेहूं पॉसिबल था, वहां 500 बोरी गेहूं हो गए, ठीक है। पर इस न्यू टेक्निक में एक समस्या थी। पहली समस्या क्या थी कि ये जो नई टेक्निक थी, इसके लिए क्या चाहिए? हाई यील्ड वैरायटी सीड। क्या ये नॉर्मल सीड की कीमत आएगा, महंगा आएगा? महंगा आएगा। ज्यादा पेस्टिसाइड पैसा चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर पैसा चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है नई टेक्निक अमीर किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया, 500 रुपए का खर्चा बढ़ाओ, 5,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ाओ। लेकिन बेचारा गरीब किसान इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए पैसा कहां से लाए? या गरीब किसान पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के लिए पैसा कहां से लाए? ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है।
तो सरकार ने क्या कहा कि चलो भाई इस समस्या को हम दूर करते हैं, हम सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडी देते हैं, मतलब सरकारी मदद देते हैं। आप उस पैसे से हाइब्रिड वैरायटी सीड खरीद लो, पेस्टिसाइड खरीद लो और फर्टिलाइजर। पर आपसे एक बात पूछूं सर, पुराने जमाने में सरकार से जब मदद आती थी, आपको लगता है वो किसानों तक पहुंचती थी, या बीच में नेता मंत्री अधिकारी ये खा जाते थे लोग? तो भाई सरकार से 10,000 रुपए पहुंच रहे हैं मदद के लिए, अब पहुंच रहा है किसानों में कितने रुपए? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, सब बीच में उड़ा दिए। अब 100, 200, 300 रुपए से वो बीज भी खरीद लेंगे, पेस्टिसाइड भी खरीद लेंगे और तुम्हारा फर्टिलाइजर भी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली टेक्निक थी किसके लिए? गरीब किसान के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब कोई नई टेक्निक आती है, एकदम से नहीं अपनाई जाती, तो समय में क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं से उसके लिए कुछ अरेंज करते हैं और अपनाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यही टेक्निक कहलाई ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसे मैंने एक बार ओवरव्यू दिया, एक बार बुकिश पढ़ते हैं भाई। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दे दें तो 75% लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड किस पे रहती थी? मानसून पे। देखा भी होगा पुरानी पिक्चरों में, किसान बेचारे बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं, कब बारिश हो, कब बारिश हो, कब बारिश हो। बारिश होगी तो भैया खेती हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, है ना। और अगर बाई चांस मानसून नहीं आया तो फसल बर्बाद, सीजन बेकार। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो। ये भी हमने पढ़ा, कल पढ़ी थी ना प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आगे तो कंटिन्यू किया हमने। क्यों? क्योंकि हम आउटडेटेड टेक्निक यूज करते थे। और अब इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे देश में एक नई टेक्निक, एग्रीकल्चर में एक साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे रेफर करता है? रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। किसकी वजह से? मैंने कितनी चीज बताई आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज हुई थी? कौन कौन सी 3 चीज? हाई यील्ड वैरायटी सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। तो ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इन्हें मिराकल सीड्स भी कहते हैं, और स्पेशली किस क्षेत्र में? व्हीट और राइस के क्षेत्र में। पर अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें तीनों चीजों का इस्तेमाल है, अभी पढ़ेंगे। अच्छा, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक अंडरलाइन करवा रहा हूं, 1 मार्कर के लिए। ये क्वेश्चन सीयूटी में भी आया रिसेंटली, अभी जो अभी एग्जाम चल रहे हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरग्लॉग, इसे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्निक कौन लाया था? MS स्वामीनाथन। ये इस साल के सीयूटी का आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल और बोर्ड इस क्वेश्चन को इस साल एग्जाम में, बोर्ड में पूछ सकता है। सही है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ब्लू पेन, येलो पेन वाला 1 मार्कर के लिए बेटा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरग्लॉग। ठीक है। और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया? MS स्वामीनाथन। ये 1 मार्कर के लिए। अब वापस आ जाते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ये और वो। देखो, हाई यील्ड वैरायटी सीड की मैंने क्या खूबी बताई थी? एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सीड, दीज सीड्स नीड हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इन्हें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत थी। कौन सा फर्टिलाइजर? केमिकल। 4 to 10 टाइम्स। तो मैं कहता हूं एवरेज मान लेता हूं, यानी 7 टाइम मोर फर्टिलाइजर चाहिए था। तो फर्टिलाइजर फ्री में आता है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए था बेटा। तो so to drive in benefit of HY seed, Indian farmer need to have किस किस चीज की जरूरत थी? एक तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी की, दूसरा फाइनेंस, पैसा। किस लिए चाहिए था पैसा? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। तो ये इसकी ड्रॉबैक भी थी। क्या थी इसकी? और आप आगे बढ़ेंगे ना, जब अगले चैप्टर में जाएंगे रूरल डेवलपमेंट में, तो आप आगे पढ़ेंगे वापस भारत पुरानी टेक्निक पे आ रहा है। उसी को क्या नाम दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुन रहे हैं शब्द आजकल कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये महंगा है,
है ना, वापस उस पर लौट रहा है। चलो अभी तो हम चैप्टर 2 पे हैं। अब एक और वन मार्कर क्वेश्चन आता है, एक और वन मार्कर क्वेश्चन बनता है यहां से। ग्रीन रिवॉल्यूशन कितने फेजेस में आया था? 2 फेजेस। पहला फेज मिड 60 टू मिड 70। अब इसे आराम से 1965 लिख देते तो कुछ दिक्कत थी? एमसीक्यू में 1965 के नाम से आता है। मिड 60s मतलब, अरे 60 की लाइन का मिड क्या है? 65। 70 लाइन की लाइन का मिड क्या है? 75। और सेकंड फेज कब चालू हुआ था बेटा इसका? मिड 70 टू मिड 80। क्लियर है? श्योर? पहले फेज में जर्नली फोकस किस पे किया गया था? वीट पर। किस पे फोकस किया गया था? और कौन सी स्टेट में मेनली? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और सेकंड स्टेट में होल ऑफ द इंडिया एंड अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। ये 1 मार्कर के लिए है, ये 3 मार्कर के लिए नहीं है। येलो लाइन 1 मार्कर और ग्रीन लाइन वो 3 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुए? सबसे पहला, अटेनिंग मार्केट सरप्लस। इसका मतलब, सॉरी ये तो बड़े क्वेश्चन के लिए है। अब बेटा मार्केट सरप्लस का मतलब क्या समझते हैं आप? बताइए, मार्केटेबल सरप्लस का क्या मतलब समझते हैं? मैं किसान हूं, किसानों की समस्या क्या थी कि शुरुआती स्टेज में जब हम आज से पूछ जाते हैं 70-80 साल पीछे, किसान केवल खेती करता था अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। तो जनरली वो उतना प्रोडक्ट उगाता था जितने उससे उसका घर चले, बस। तो यानी कि उसने जो गेहूं उगाया वो अपने घर के लिए, चावल उगाया अपने घर के लिए, दाल उगाई अपने घर के लिए, फल सब्जी अपने घर के लिए। तो अब ऐसे में किसान पैसा कैसे कमाएगा भाई? जो गेहूं वो उगा रहा है वो खुद ही खा लेगा, तो पैसा कैसे कमाएगा? इसलिए तो गरीब ज्यादा था। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या हुआ? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन से खेती फसल 5-6 गुना बढ़ गई, तो उनकी जरूरत तो 1 गुना में भी पूरी हो गई। जो 4 गुना एक्स्ट्रा है क्या करेंगे? आग लगा देंगे, अरे उसे मार्केट में बेच देंगे, उससे क्या कमाएंगे? पैसा। तो इसका पहला फायदा क्या हुआ? अटेन मार्केटेबल सरप्लस, यानी किसानों में इतनी फसल बचने लगी कि अब वो उसे मार्केट में बेचकर क्या कमा सकते थे? पैसा। Marketable surplus refers to that part of agriculture product which can be sold in market by farmers after meeting their requirement. दूसरा फायदा, बफर स्टॉक मेंटेन। बफर स्टॉक का मतलब कौन कौन समझता है आप में से? आपको मालूम है आज भारत के पास इतना अनाज है कि पूरा विश्व अगर 6 महीने एक गेहूं का दाना न उगाए, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, तो 3 टाइम का भरपेट खाना भारत पूरी दुनिया को खिला सकता है। भारत के पास इतना स्टॉक मेंटेन है किसका? फूड ग्रेन का। इसे कहते हैं बफर स्टॉक। अब आप एक चीज नोटिस करो, जनरली आम, सेब, केला, तोरी, टिंडा, घिया, बैगन, प्याज, टमाटर, सब इनके रेट पूरे साल एक रहते हैं क्या? क्या होता है? बढ़ते घटते रहते हैं। सीजन आता है तो टमाटर 500 रुपए किलो भी हो जाता है, सीजन दूर होता है तो 200 रुपए किलो भी पहुंचता है। सेम हाल प्याज टमाटर का। अभी अब सीजन आ जाएगा तो बाजार घिया तोरी 5-5 किलो में बिकेंगे, और भैया बाद में 150 रुपए 200 रुपए किलो। क्यों भैया? फसल ज्यादा है तो सस्ते, कम है तो महंगे। गेहूं का रेट क्या ऐसे ही चेंज होता है पूरे साल बार? या जनरली एक साल में एक जैसा मेंटेन रहता है? तो बेटा ये बफर स्टॉक की वजह से सीजन के समय में बहुत सारा स्टॉक जब किसानों ने उगाया तो बहुत सारा स्टॉक उनसे सरकार खरीद लेती है। अब सरकार उसे गोडाउन में रखती है, जब सीजन समाप्त हो जाता है तो उस स्टॉक को सरकार रिलीज करती रहती है, जिससे पूरे साल गेहूं की, चावल की, इनकी सप्लाई क्या रहे? मेंटेन रहे। बफर स्टॉक का काम ये भी है। दूसरा, आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री जी पिछले 2018 से 19 से भाई फ्री राशन दे रहे हैं गरीब रेखा के नीचे वालों को। तो सरकार कहां से दे रही है वो राशन? उस बफर स्टॉक से तो दे रही है। ठीक है, अगर आज के समय में, मैंने आज ही पढ़ा है, 148 साल पहले कोई सूखा अकाल पड़ा था, धरती का टेम्परेचर 3% बढ़ गया था। इस साल एक्सपेक्टेड है वो सेम चीज आने वाली है, 5% डिग्री हाई हो सकती है टेम्परेचर की।
उस समय भारत में 1 करोड़ लोग मरे थे और 148 साल पहले भारत की आबादी मात्र 20 करोड़ थी, तब 1 करोड़ लोग मरे थे। तो अब की हालत और खतरनाक हो सकती है। पर सरकार के पास क्या है उसके लिए? बफर स्टॉक। ऐसे समय में क्या काम आएगा? वो बफर स्टॉक काम आएगा। सही है? तो बफर स्टॉक का मतलब क्लियर है क्या है भाई? जब गेहूं या कोई भी अनाज बहुत सारा हुआ, उस समय उसे उठा के रख लिया, अब बाद में जब शॉर्टेज हुई या किसी कारण से किसी सीजन में नहीं हो पाई फसल, तो उसे रिलीज करा जिससे सप्लाई करे मेंटेन रहे। ये बफर स्टॉक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि सरकार बहुत सारा बफर स्टॉक अपने पास स्टॉक करने में सक्षम हो गई। अच्छा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब आप कहेंगे ये कैसे भाई? किसानों को बेनिफिट मिला, समझ में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बाकी गरीबों को कैसे बेनिफिट मिला? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। मेरा कोचिंग सेंटर है, अगर मेरे पास बच्चे बढ़ते रखते हैं ज्यादा, तो मेरी फीस बढ़ेगी कम होगी? एक डॉक्टर है, पेशेंट ज्यादा आना शुरू कर दें, फीस बढ़ जाएगी। एक टिक्की गोलगप्पे वाला, उसकी दुकान पे ज्यादा भीड़ लगी रहने लगती है, औरों के मुकाबले उसकी टिक्की गोलगप्पे महंगी। मतलब जनरल केसेस में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोग फायदा कमाते हैं, और किसान अकेला बेचारा ऐसा चीज है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? जिस साल किसी भी प्रोडक्ट की फसल जरूरत से ज्यादा आती है, मंडी में उसके रेट बहुत गिर नहीं जाते, तो किसानों को फायदे की जगह उल्टा क्या हुआ? अभी मैं 2 साल पहले पढ़ रहा था, टमाटर की ऐसी दुर्गति बढ़ गई थी कि किसान लोगों ने टमाटर उगाया, मंडी का रेट 5 रुपए किलो है, किसानों को क्या मिला होगा? 2 रुपए। पता लगा अपने खेत से मंडी तक लाने के ट्रक का भाड़ा 10,000 रुपए और टमाटर बेच रहा है 6,000। तो उन्होंने क्या करा? नदी में मार दिया कि 4,000 में नुकसान से 6,000 है ना। पर मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट कैसे होगा? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से 5-6 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी फूड ग्रेन की, तो मार्केट में एक्सेस फूड ग्रेन की सप्लाई हुई, तो ऐसे में फूड ग्रेन की कीमत बढ़ी होगी या सस्ती हो गई होगी? और जब कीमत सस्ती होगी तो गरीब लोगों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन का तीसरा फायदा था आज फिर बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। As large proportion of food grain were sold by farmer in market, their price declined relative to other item of consumption। और इससे क्या होगा? लो इनकम ग्रुप को फायदा मिलेगा। कोई डाउट है? श्योर? ये 100% आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में, गारंटी दे रहा हूं। आज पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चे अब इतनी छुट्टी कैसे मार रहे के बैठे हुए हैं? घर में उनके बर्फ पड़ रही है जैसे। क्या चीज बेटा? जब मार्केट में ज्यादा गेहूं आएगा तो मार्केट में गेहूं की कीमत बढ़ेगी कम होगी? अरे कीमत कम होगी तो गरीब लोग भी आराम से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ये फायदा सही है ना। अब आते हैं रिस्क। डीमेरिट भी कह सकते हैं आप इसे। किसकी? अरे कैसे परेशान हो रही है आज। रिस्क इन्वॉल्व इन ग्रीन रिवॉल्यूशन या डीमेरिट्स। पहला मैंने आपको क्या बताया? हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोसेस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो यानी कि पेस्ट वगैरह इन्हें आराम से कुतर के भग जाते हैं, चूहे हो गए या जमीन के नीचे के कोई भी। आपको पता है नेचुरल पेस्टिसाइड कौन है? सबसे ज्यादा नेचुरल पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? अर्थवॉर्म नहीं। अर्थवॉर्म क्या करता है? वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो पेस्टिसाइड नहीं है, सांप। हाँ जी, पुराने जमाने में खेतों में सांप इसलिए बहुत होते थे, और हर सांप जो है ना जहरीले नहीं होते हैं। वो क्या करते थे? जमीन के नीचे के जो भी पेस्ट होते थे उन्हें वो खत्म करते थे। हाँ, स्नेक, सांप, वही जो फन वाले को नाक कह देते हैं। हर सांप के फन नहीं होते हैं। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पहला रिस्क, पहली डिमेरिट, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप आर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, सो देयर वाज ए रिस्क दैट स्मॉल फार्मर हु अडॉप्टेड दिस टेक्निक कुड लॉस एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक। अब पुराने जमाने में तो बेटा जी सर
पुराने जमाने में तो उल्टा, पता है, आपने सुना भी होगा टिड्डों का अटैक, सुना है? ये पेस्ट इतने खतरनाक अटैक होते थे इनके, कई बार पूरी पूरी फसल उजाड़ जाते थे, पूरी पूरी 10-10 बीघे के खेत भाई साहब एक झटके में खत्म, इतनी बड़ी तादाद में। और आप सुन के हंसेंगे, पाकिस्तान पे भारत का वैसे तो कुछ उकड़ता नहीं है, तो पिछले से 2-3 साल पहले पाकिस्तान ने क्या करा था, टिड्डे इकट्ठे करके भारत में टिड्डे छोड़े थे कि यहाँ की फसल खराब हो। अल्लाह वो ऐसे हरकतें कर रहा है परेशान करने के लिए, सोचो। पाकिस्तान पता है आपको दुनिया में एक चीज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, किसका? गधों का। मजाक नहीं कह रहा हूं, चाइना को हर साल वो बहुत सारे गधे एक्सपोर्ट करता है, पढ़ो नेट पे। चलो दूसरा, रिस्क टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ इनइक्वालिटी। सेम, अमीर किसान पे तो पैसा है, 5,000 रुपए लगाएगा, 50,000 रुपए का फायदा कमाएगा। गरीब किसान वो 5,000 रुपए कहां से लाएगा? तो गरीब किसान और गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसकी फसल महंगी उगेगी, तो महंगी बेचेगा, कोई खरीदेगा नहीं। और गरीब अमीर किसान और अमीर, तो ये इसका दूसरा रिस्क था। देयर वॉज ए रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट required under green revolution will increase the disparities between small and big farmers। सही है, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा, राज्य सरकारों ने थोड़ा सा कुछ सपोर्ट घोषित किया। However, due to favorable step taken by government, these fears did not come true। मतलब इनसे हम थोड़े से बाहर आ गए। तो क्या करा होगा सरकार ने? इन्हें दी सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? छूट। देखो, सब्सिडी पहले की सरकार भी देती थी, अब की भी देती है, बस एक फर्क है, पहले की सरकारों की सब्सिडी का पैसा गरीबों तक कम पहुंचता था, सरकार तो लेती नहीं, पर बीच के अधिकारी खा जाते, नेता खा जाते। क्यों? पहले सरकार सब्सिडी कैसे देती थी? गांव में पहुंचा दिया, वो जो कौन होते सरपंच को या जो भी इलेक्शन लड़ते हैं आपके, सरपंच जी के चुनाव भी तो कहते हो, है ना? उन्हें पैसा दे दिया, अब पैसा तो पहुंचाया 10 लाख, बट रहा उसमें से 50,000, 9.5 लाख रुपए। अब की सरकार ने क्या कर दिया कि दादा सरपंच के भाग में खाते खोलो, जबरदस्ती तुम्हारे खाते में डायरेक्ट भेज दे। ये फर्क हुआ है। पर पहले की सरकार भी देती थी सब्सिडी और अब की भी देती है। पहले सिलेंडर पर सब्सिडी कैसे होती थी कि 900 का सिलेंडर बन रहा है, सरकार कहती थी कंपनियों से 400 का हम तुम्हें खुद भेज रहे हैं, तुम लोगों को 600 का दो। तो ऐसे में कंपनियां क्या करती थी, आधे सिलेंडर कई बार ब्लैक करवाती थी, कर देते थे ना लोग, या फिर सिलेंडर 14 किलो की जगह 12 किलो का दिया, दूसरे सिलेंडर में भरा ब्लैक। अब सरकार क्या कहती है, सब्सिडी हम देंगे तुम्हारे सीधे खातों में, सिलेंडर पूरा पैसे देके लो और सब्सिडी आपके खातों में है। तो सब्सिडी पहले भी मिलती थी, अब भी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ग्रीन रिवॉल्यूशन दी दिया, सरकार ने सब्सिडी दे दी और भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन का समय सही सलामत निकल गया। लिख देते हैं, सिंस स्मॉल फार्मर कुड ऑब्टेन रिक्वायर्ड इनपुट, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्म, ये मतलब सब्सिडी दे दी है, कह दो खत्म। ये है अगला मेन क्वेश्चन। अब आप बताओ क्या सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? आज के समय में वो समय बीत चुका है, देनी चाहिए। कौन कौन कह रहा है देनी चाहिए? भाई आए गरीबों के अंदर। चलो एक बात सुनो, सब्सिडी में सरकार बिजली देती है, बिजली का सभी को होता है भाई साहब, जिसको फ्री बिजली मिलेगी 10 कमरे को 10 एसी है, 10 चलते रहेंगे, कोई पड़ा ना हो कमरे में, वेस्टेज हो रही है नहीं हो रही? हाँ भाई हो रही है नहीं? तो सब्सिडी तो वेस्टेज को जन्म देती है। फिर इस सब्सिडी का पैसा कहां से आता है? हम तुम्हारी जेब से आता है। जितना सरकार सब्सिडी देती है उतना हमसे क्या वसूलती है? वो टैक्स वसूलती है। और जब सब्सिडी में खराब में पैसे दे दिए जाएंगे तो डेवलपमेंट में वो पैसे कैसे खर्च होगा? अब बताओ सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? कौन कौन कह रहा है नहीं देनी चाहिए? अगर तो दोनों जगह भाई साहब, तुम लोगों में तो बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है यार। मतलब गरीब किसानों की चिंता ही नहीं है तुम्हें, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या गरीब किसान आज अमीर हो गया? वो बेचारा आज भी गरीब है। वो स्मॉल किसान है, वो आज भी मार है। खेती में रिस्क खत्म हो गया क्या? खेती में रिस्क आज भी है, तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बस यही डिबेट है। मतलब आप हाँ कहोगे तो मैं ना कहूंगा, आप ना कहोगे तो मैं
हाँ का डिबेट मतलब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं कि जब आप एक पक्ष को सुनो तो वो सही लगे। अब ध्यान दो, मैंने आपको जब बोला कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, आपको लगा आप ठीक कह रहे हैं, मैंने बोला देनी चाहिए तो आपको लगा आप भी ठीक कह रहे हैं। तो यही तो डिबेट है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है 3 नंबर के लिए, डिबेट ओवर सब्सिडी। क्या किसानों को सब्सिडी आज भी मिलनी चाहिए? नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर एक पार्ट है, ठीक है, पर इसका क्वेश्चन आएगा तो सेपरेट आएगा। तो बताओ मिलनी चाहिए नहीं? आपको दोनों आंसर याद करते हैं भाई, क्यों मिलनी चाहिए और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप आपसे क्वेश्चन आया और आपसे कहता है कि बताओ मिलनी चाहिए नहीं, तो आप कहते हैं हाँ, तो आप रीजन दो क्यों। आप कहते हैं नहीं तो रीजन दो। हाँ ठीक है, पर दोनों इसलिए पढ़ रहे, क्या पता वो कह दे कि अपनी तरफ से हम हाँ कह रहे तुम ना की रीजन दो, फिर है ना। तो सुनिए, सबसे पहले सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी इन कॉन्टेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस दैट द फार्मर गेट इनपुट एट प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। मार्केट में अगर हाई यील्ड वैरायटी सीड 100 रुपए किलो है तो किसानों को मिले 60 रुपए किलो। 40 रुपए अपनी जेब से कौन देगी? सरकार देगी। 40 रुपए अपनी जेब से कौन देगी? सरकार देगी। इन अदर वर्ड, सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल देयर सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे पेस्टिसाइड से महंगे हैं तो सरकार ने क्या करा? पेस्टिसाइड की कंपनियों को फोन करके बोला भाई साहब कितने का एक कट्टा? बोले जी 100। किसानों से 40 लेना, 60 हम देंगे। ठीक है, तो कोई गलत नहीं रहा। पर हमारे देश के लोग कितने लालची कमीने होते हैं, हम भी, हमें आज मौका मिले तो हम भी भाई साहब पैसा कमाएंगे। इतने लालची होते हैं कि वो कभी भी इस चीज का फायदा नहीं ले देते। अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की मिल के मालिकों ने सोचा यार 100 रुपए में बिकता है, किसान को 100 रुपए में मिलना चाहिए था, 60 सरकार दे रही है, 40 का दे रही है। अरे छोड़ो ना, पैसे इसकी कीमत ही 200 कर देते हैं, सरकार से भी पैसा लेंगे, किसान से भी। तो क्या हुआ? इस सब्सिडी का फायदा किसानों को पहुंचा? कौन खा गया? मिल के मालिक। अब मैं आपको बताता हूं, जीएसटी, आपके हिसाब से जीएसटी पब्लिक के फायदे के लिए भी नुकसान? पर पता है आपको फायदा कौन ले गए? व्यापारी। और उसके बाद भी गाली सरकार को दे रहे जीएसटी लगा दी। एग्जांपल दूं, मैं किसी रेस्टोरेंट में पहले डोसा खाता था 100 रुपए का। सुन लो, बिफोर जीएसटी रेस्टोरेंट में फूड के बिल के ऊपर नियर अबाउट 30% टैक्स लगता था, क्योंकि उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था, गुड्स वैट भी लगता था, गुड्स टैक्स। तो एक डोसा खाया मैंने 100 रुपए, 23 रुपए का टैक्स लगा के बिल आता था मेरे 123। सरकार ने कहा नहीं यार, खाना तो सबको मिलना चाहिए, पर चलो टैक्स 23 से घटा के 5% कर देते, जीएसटी स्लैब में ले आते हैं। अब हम जीएसटी स्लैब में आ गए। अब 100 रुपए के डोसे में कितना टैक्स होना चाहिए? 5 रुपए। तो हमारा बिल कितना आना चाहिए? 105 रुपए, पर अब भी बिल 125 का। भाई साहब होटल के मालिक इतने चतुर, उन्हें पता है लोगों को तो आदत है 125 देने की, उन्होंने होटल के जो डोसे का टेस्ट रेट था वही बढ़ा के 120 कर दिया। अब सरकार की जीएसटी 6 रुपए 126 कर दिया। तो फायदा कौन लेगा? सेम इसी तरीके से सब्सिडी का फायदा कौन ले जाता था? मिल मालिक। ये मैं सब्सिडी का अगेंस्ट की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं देनी चाहिए, कि जिनके लिए सब्सिडी उन्हें तो वैसी फायदा नहीं मिला। चलो अब आते हैं इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडी। जो लोग सब्सिडी का फेवर करते हैं, यानी किसानों का दुख दर्द समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं? पहला, गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी ए रिस्की बिजनेस। सही है गलत है? सही है। ज्यादा फसल हो जाए तो भी रिस्क, पैसे नहीं मिलेंगे, कम हो जाए तो रिस्क है ही कि भैया खर्चा भी कैसे पूरा हो। मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट। आज भी बल्क ऑफ द किसान हमारे देश के गरीब हैं, इतने गरीब कि वो बीज खरीदने लायक पैसे खरीदने की क्षमता भी नहीं रखते। तो वो सही कह रहे हैं अपनी जगह पर। और अगर हम सब्सिडी हटा देंगे तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अमीर किसान और अमीर हो जाएगा, गरीब किसान और अमीर हो जाएगा। और इससे जो भारत सरकार का उद्देश्य था इक्विटी, वो उद्देश्य
अचीव नहीं हो पाए। ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं। पर भैया उनकी भी कह देते हैं जो अगेंस्ट में, अब वो क्यों मना कर रहे हैं यार? बेनिफिट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स। हाँ जी, अब सब्सिडी का फायदा क्या गरीब किसान तक पहुंचा? कौन खा गया सारा फायदा? इंडस्ट्री, मिल मालिक खा गए। 100 रुपए का कट्टा 200 का कर दिया, सरकार से 60 रुपए अलग उगा रहे, किसान से पैसे अलग उगा रहे, 140। उल्टा पहले ही सुविधा किसान 100 का कट्टा तो मिलता था, अब उल्टा उसे ज्यादा में मिल रहा है ना? क्लियर है? स्टडी सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर। पर इसका तरीका सही निकाला प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। सब्सिडी मालिकों को दो ही बताना, मील को देनी नहीं, सीधा किसानों के खाते में भेजो पैसे। जयराम जी कर लो भाई साहब, अब कौन बीच में गबन करेगा खाएगा? भाई मैं आपको सच बताता हूं, मेरे फादर खुद सरकारी वकील थे, मैं उनका चेक देने जाता था लेने तनख्वाह का कभी, तो पहले पैसे देने पड़ते थे उनको भी, फिर चेक आता था। यानी 20% का भाई सैलरी तो रिश्वत में चली जाती थी। उस समय पर सरकारों ने खाते खोले होते तो पापा की सैलरी भी किसमें आती? खाते में। तो क्या पहले रिश्वत जाती है? नहीं। फिस्कल बर्डन, अरे कहां गया फिस्कल बर्डन? भैया सब्सिडी से गवर्नमेंट पे बर्डन आता है यार। बेटा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पता नहीं इस किताब ने कैसे मिस कर दिया, पहले तो इसी किताब में पढ़ा है मैंने वो पॉइंट। सब्सिडी लीड्स टू वेस्टेज, लिख लो। सब्सिडी से क्या होती है? वेस्टेज भी आती है। अब मैं एक बहुत साधारण एग्जांपल देता हूं, बहुत साधारण एग्जांपल। आपके घर में आपको पूरी सब्जी खाने का मन है, 5 मेंबर है, एक मेंबर 4 पूरी खाता है। आप गांधी पूरी सब्जी वाले पे गए, पैसे देके पूरी सब्जी खरीद लो, कितनी खरीदोगे? 20, ज्यादा से ज्यादा एक आध एक्स्ट्रा पैसा, 30, 35, 40 नहीं। चलो ले आए, खा लिया, 2-4 पूरी बन गई, सब्जी बन गई, फेंक देते हो, जो उठा के रख देते हो, बाद में खा लिया। अब ये आपकी समझदारी भंडारे में खा के ले जाती है भाई। जब भंडारे में खाना पैक कराते हो तो 20 की जगह 40 पूरी जबरदस्ती को बर्बादते हो, जबकि जरूरत नहीं है। और आने के बाद खाई नहीं जाती तो फेंक दिया, या इधर कर दिया, उधर ये काम बन लिया, उसे दे दिया, यही करते हो ना। ये होता है फ्री के माल में, उसका मोल नहीं होता। अगर ऐसी सब्सिडी में बिजली फ्री मिलने लगे, पूरी वेस्टेज ही तो करेंगे लोग। जब कोई और चीज सब्सिडी में फ्री मिलने लगे तो क्या होगा? उसकी वेस्टेज ज्यादा होगी, उसका यूज कम होगा। तो सब्सिडी लीड्स टू वेस्टेज, ये वाला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। और आपकी किसी किताब का पॉइंट है, पता नहीं इस साल यूज में कैसे नहीं है, ये भी पुरानी किताबों में होगा। ठीक है, चलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यहां पे होता है खत्म। आप अब ये जो 2 पेज भाई साहब भेजे हैं ना, मुझे इतने शानदार है, मैं इनसे कैसे पढ़ाऊं? अभी रुक जाओ, ये पेज तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा अगली क्लास में दोबारा से लेकर। पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे आ जाते हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, आजाद हो गया देश 1947 में। अरे तो देश आजाद हो गया 1947 में, चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब उसके बाद 3 साल हनीमून पीरियड, मतलब जो भी मंत्री बना भैया 3 साल 2-3 साल तो उसे समझने में लग जाएंगे क्या 200 साल के बाद आजाद हुए। तो उससे ना तो पब्लिक पूछेगी भाई साहब क्या कर रहे हो, ना उसे भी समझ आएगी। 3 साल बीत गए, 1950 में हम आ गए। अब आज के समय पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के 2 रिफॉर्म हमने ला दिए। कौन से? लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन। पर क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से देश का पूरी ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाएगा आपके लिए? इंडस्ट्रीज भी चाहिए, तो इंडस्ट्री का नया एक्ट बनाया गया, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन एक्ट 1956। ठीक है, वो पेज ही प्रिंटेड है, तो मैं आपको क्या उसमें अंडरलाइन करवाता, कल करा। पर मैं बस आपसे एक बात पूछता हूं, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, जब लगी लगाई मिल रही थी भारत, कौन लगाए? भारत के लोग। कौन लोग?
जिन्हें अंग्रेज लूट खसोट के नोच के चले गए हैं, जो भूखे नंगे रह गए, वो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। और जिन पे पैसा होगा वो इतने हरामी कमीने थे, वो तो अंग्रेजों के चमचे थे, वो तो लालची लोग थे। वो ऐसे भूखे नंगे भारत जैसे देश में पैसा क्यों लगाएंगे जहां का आदमी गरीब है, जो पैसे देने की क्षमता नहीं। तो अब इंडस्ट्री की ग्रोथ कौन करे, कौन दे? तो ये जिम्मेवारी किस पे आ गई? सरकार पे। ये एक आधा काटा जैसे भले माने, तो वो एक आधा थे ना, वो इतने नहीं थे कि भारत की सारी जनता के लिए सारी जरूरत पूरी करते थे। तो ये जिम्मेवारी किस पर आ गई? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट सेक्टर को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। तो यही टॉपिक है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? भाई देखो, जो आदमी पैसे वाला था वो अंग्रेजों का गुलाम था या अंग्रेजों का एजेंट था, वो पहले ही लालची आदमी है, वो क्यों पैसे लगाएगा? ऐसे देश में जहां पर कमाई की उम्मीद कम है, जहां वेलफेयर करना पड़े, जहां लोगों की खरीदने की क्षमता ना हो, तो उसे तो नुकसान होगा। तो ऐसा आदमी नुकसान चाहेगा? लालची आदमी कभी भी नहीं। वेलफेयर चाहेगा? कभी नहीं। तो यानी ये जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी। तो भैया अब ऐसे में आजादी के बाद जो लीडिंग रोल था, लीडिंग रोल वो किसका था? लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का था। किन कारणों से? पहला, भाई क्या हो रहा है? देखो, पेन ज्यादा ही सुपर फास्ट रेस्पॉन्स दे रहा है। हाँ जी, पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग थे, जनरली उन पे इतना पैसा था ही नहीं कि भैया वो लोग क्या कर सके, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, इंडस्ट्रीज लगा सके। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। ठीक है, केवल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट टाटा और बिरला, बस यही दो नाम आते हैं जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में थे, बाकी कोई नहीं था। उस समय अडानी अंबानी भी नहीं थे। ठीक है, अडानी तो 70s में ग्रोथ लेनी शुरू कर रही है। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर काम क्यों करता है? तो एक ऐसा देश जहां की जनता 95% जनता गरीब है, जिसपे एक समय के खाने का पूरी तरह हिसाब नहीं है, क्या ऐसी जनता के लिए इंडस्ट्रीज लगा के उन्हें प्रॉफिट मिलता? तो जब उन्हें प्रॉफिट नजर ही नहीं आ रहा तो वो पैसे क्यों लगाए? है ना? तो यही है सेकंड कारण कि भैया गवर्नमेंट को ही जिम्मेवारी लेनी पड़ी। द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग एनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोडक्ट। अगर इनके पास पैसा था भी तो भी वो क्यों लगाए जब उन्हें प्रॉफिट नजर ही नहीं आ रहा था। तीसरा, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीब जनता का भला हो। भला कैसा होगा? 10 की चीज 20 में बेचकर, या 10 की चीज 10 में, 11 में, या 9 में बेचकर। 10 11 9 मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर कमाएगा ही नहीं, तो पैसा क्यों लगाएगा? और ये ऑब्जेक्ट केवल कौन पूरा कर सकता था? सरकार। द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्विटी सोशल वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट कुड बी अचीव थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब यहां गवर्नमेंट है बेटा। क्या स्टेट का मतलब? गवर्नमेंट। कोई डाउट? अरे ये पेज दोबारा भी आ गए हैं। अच्छा, नहीं भेज दिए किसी ने दोबारा, चलो अच्छी बात है। अब ये वाली 1 मार्कर लाइन है, 1956 ये डेट आ सकती है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। ऑन 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। कौन सा? सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बस ये लास्ट टॉपिक है आज का। अरे मैं पेन भी रख दिया, ऐसे तो सुन लो यार। सुनिए, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया। शेड्यूल ए, शेड्यूल ए में थी टोटल 17 इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से रिजर्व थी। किसके लिए रिजर्व थी? भारत सरकार यानी गवर्नमेंट कंपनियों।
तो शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आती है जहां पे पूरी तरीके से ऑन कंट्रोल मैनेज किसके द्वारा होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा। कोई डाउट? शेड्यूल बी में भी वही कंपनियां थी जो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होती है, कंट्रोल होती है, पर ये वो कंपनियां थी जिन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की हेल्प के साथ चलाता है। क्या होते हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं? आज के समय में तो 90% प्रोजेक्ट ऐसे हैं। गाजियाबाद में पहले बिजली कितनी आती थी 10 साल पहले? आज कितनी? बहुत जमीन आसमान का आसमान है। पहले 8 से 9 घंटे रोज, अब 23 घंटे के आसपास रोज। पहले अगर मैं अपना बचपन बता रहा हूँ, तुम्हारी एज में था जब मैं नासाइट में रहता था, अगर ट्रांसफार्मर फूका तो यकीन मान के चलो 7 से 8 दिन हम बिना बिजली के रहेंगे। 7 से 8 दिन बाद आएगा ट्रांसफार्मर और बदला जाएगा। उन 7 दिनों में जनता मरती है, गर्मी में पके झूल, अब फुकता झूलेगा, पीने के लिए पानी मिले ना मिले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के समय में क्या है, अभी ट्रांसफार्मर फुकता है, 1 घंटे में लाइट आ जाती है, क्या करते हैं, एक स्पेयर ट्रांसफार्मर लाते हैं, उससे लिंक कर देते हैं, दूसरे को रिप्लेस करके फिर वापस। क्यों? अब मेंटेनेंस है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो सरकारी काम प्राइवेट सेक्टर करके दे रहा है सरकार को। ऐसी इंडस्ट्रीज किसमें थी? शेड्यूल बी में, जहां पर प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के साथ सरकार गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को रन करती है। और शेड्यूल सी में सारी वो इंडस्ट्री छोड़ दी गई जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की थी, यानी कि जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके इन कामों को, इन इंडस्ट्री को ओपन कर सकता। ठीक है, यहां तक बात चुका। भैया ढंग से पढ़ लो। जून, मैंने आपसे कहा था जून में किसी जुलाई क्यों ना है यार, जून में क्या वजह है? अगली ट्रिप बनाऊंगा मैं, कम से कम एक बच्चे के 13-14 हजार खर्च होंगे। जुलाई में वही खर्चा रह जाएगा 6-7 हजार रुपये। नहीं है हाँ 2 दिन ऐसे, तो फिर तो ऐसे ही बचता है। अभी बात करते हैं, रुको, अभी बात करते हैं लाला जी।